नमस्कार, मैं ऋतिक राय स्वागत करता हूं आप सभी का इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉ स्टडी विद आरआर पर। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान का भाग 2, जो कि बात करता है सिटीजनशिप यानी नागरिकता के बारे में। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी बात आप सभी को बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मेरी यह पहली वीडियो है और इसी प्रकार वीडियो के माध्यम से एक एक कर मैं संपूर्ण भारतीय संविधान का हर एक टॉपिक आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ इस प्लेटफॉर्म पर डाले जाने वाली हर वीडियो उन सभी छात्रों के लिए बहुत ही लाभदायक होगी जो कि वर्तमान में किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे कि एसएससी जीडी, एसएससी सीपीओ एसआई, एसएससी सीजीएल प्री तथा मेंस, हरियाणा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस आदि सभी गवर्नमेंट जॉब की एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ इस प्लेटफॉर्म पर डाली जाने वाली हर वीडियो हमारे एलएलबी कर रहे छात्रों के लिए भी बहुत ही उपयोगी होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि है नागरिकता के बारे में। नागरिकता हमारे भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक निहित है। नागरिकता हमारे भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। जिस प्रकार इंग्लैंड में एकल नागरिकता का प्रावधान है, उसी प्रकार भारत में भी एकल नागरिकता को मान्यता प्राप्त है। क्या होती है एकल नागरिकता? एकल नागरिकता का मतलब यह होता है कि एक समय पर कोई व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ एक ही देश का नागरिक कहला सकता है। अन्य देश जिसके अंदर एकल नागरिकता का प्रचलन है वह है कनाडा, स्पेन आदि। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि नागरिकता से संबंधित किसी प्रकार का कानून बनाने का अधिकार हमारे देश में किसके पास है। तो इसके बारे में बात करता है हमारे संविधान में भाग 2 का अनुच्छेद 11, जो कि इस प्रकार है, जो यह बताता है कि हमारे देश में नागरिकता से संबंधित किसी प्रकार का कानून तथा उस कानून के अंदर किसी प्रकार का संशोधन करने का अधिकार हमारे देश की केंद्र सरकार के पास है, जिसकी प्रामाणिकता भारतीय संविधान में दिए गए 3 अनुसूचियों के द्वारा होती है, जो कि इस प्रकार है। हमारे भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूची दी गई है। प्रथम संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी संवर्ती सूची। संघ सूची क्या होती है? संघ सूची वह सूची होती है जिसके अंतर्गत आने वाले सभी विषयों के ऊपर कोई भी कानून या उससे संबंधित किसी प्रकार का संशोधन करने की शक्ति हमारे देश की केंद्र सरकार या संसद के पास है। वर्तमान में संघ सूची में कुल 100 प्रकार के विषय हैं, जिसमें से नागरिकता भी एक है। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति हमारे भारत की नागरिकता लेने में इच्छुक है तो वह किस प्रकार हमारे देश की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, और साथ ही साथ जानेंगे कि कौन से ऐसे कारण हैं जिसके घटित होने पर उस व्यक्ति से भारत की नागरिकता छीनी भी जा सकती। तो इसके बारे में बात करता है हमारे संविधान के भाग 2 में दिया गया एक अधिनियम, जो कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के नाम से जाना जाता है। क्या कहता है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955? तो भारतीय नागरिकता 1955 हमारे देश की केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया एक कानून है, जो कि यह बताता है कि यदि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो वह किस प्रकार भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम के अंदर कुल 5 तरीके हैं जिसकी पात्रता सिद्ध करके कोई व्यक्ति भारत देश की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। वह 5 तरीके कौन से हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में। पहला, सिटीजनशिप बाय बर्थ यानी जन्म से नागरिकता। दूसरा, सिटीजनशिप बाय डिसेंट यानी वंश परंपरागत के आधार पर नागरिकता। दूसरा, सिटीजनशिप बाय डिसेंट यानी वंश परंपरागत के अनुसार नागरिकता। तीसरा, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण से नागरिकता। चौथा, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन यानी देशीकरण से नागरिकता। पांचवा एवं अंतिम, सिटीजनशिप बाय एक्विजिशन ऑफ लैंड यानी भूमि अर्जन के द्वारा नागरिकता। आइए जानते हैं क्या कहता है सिटीजनशिप बाय बर्थ यानी जन्म से नागरिकता। तो जन्म से नागरिकता सिर्फ इतनी सी बात कहता है कि संविधान प्रारंभ की तिथि से यानी 26 जनवरी 1950 को, या उस तिथि के पश्चात यानी 26 जनवरी 1950 की तिथि को या उसके पश्चात भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक कहलाएगा। इसके 2 अपवाद हैं।
विदेशी राजनयिकों के भारत में जन्मे बच्चे, यानी कि ऐसे लोग जो विदेश से भारत में आए हैं, जो भारत के नागरिक नहीं हैं और भारत में आने के पश्चात भारत के अंदर रहने के दौरान उनका यदि कोई बच्चा भारत में हुआ है तो वह जन्म से भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। और दूसरा, ऐसे किसी भी क्षेत्र में जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा जो कि 15 अगस्त 1947 से पहले तो भारत का हिस्सा था, किंतु फिलहाल में वह भारत का हिस्सा नहीं है। तो आप सभी को सिटीजनशिप बाय बर्थ यानी जन्म से नागरिकता का प्रावधान के बारे में जानकर यह तो जरूर प्रश्न मन में उठ रहा होगा कि ऐसे तो कोई भी व्यक्ति भारत के अंदर सीमा पार से आकर यह कह देगा कि हमारा जन्म भारत के अंदर हुआ है तथा हमें इस प्रावधान के आधार पर हमें भारत की नागरिकता दी जाए। और तत्कालीन समय में इस प्रावधान का विदेशी घुसपैठियों द्वारा बहुत ही बड़ी मात्रा में दुरुपयोग भी किया गया। विदेशी घुसपैठिए क्या होता है? घुसपैठिए शब्द का मतलब, तो घुसपैठिए शब्द एक ऐसा शब्द है जो कि उन व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है जो कि भारत की सीमा से बाहर के हैं किंतु किसी गैर कानूनी तरीके से भारत के अंदर आकर रह रहे हैं। उन लोगों के लिए घुसपैठिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो तत्कालीन भारत में ऐसे बहुत से लोग जो कि सीमा के उस पार से भारत में आए और भारत की नागरिकता लेकर रह रहे थे, तो इसी घुसपैठ को रोकने के लिए हमारे भारत देश की तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा सन 1986 में भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत प्रथम संविधान संशोधन किया गया ताकि विदेशी घुसपैठ की रोकथाम की जा सके। एक बात मैं आपको और बता दूं कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत अभी तक 1955 से लेकर अभी तक कुल 6 बार इस अधिनियम के अंदर कुल 6 बार संशोधन किया जा चुका है। प्रथम संशोधन 1986 में, दूसरा संशोधन सन 1992 में, तीसरा संशोधन 2003, चौथा संशोधन 2005, पांचवा संशोधन 2015 तथा छठा एवं सबसे नवीनतम संशोधन सन 2019 में किया गया, जिसे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के नाम से भी जाना जाता है। 2019 वाले इस संशोधन को भारतीय मुस्लिम विरोधी संशोधन भी कहते हैं। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। आइए आते हैं अपने 1986 वाले संशोधन के ऊपर जो कि जन्म से नागरिकता के संदर्भ में है। 1986 के संशोधन के बाद जन्म से नागरिकता का जो प्रावधान था उसका प्रारूप कुछ इस प्रकार है। 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में जन्मा हर व्यक्ति, हर बच्चा भारत का नागरिक होगा, किंतु 1986 के संशोधन के बाद यह जरूरी हो गया कि उस व्यक्ति के जन्म के समय उसके माता या पिता में से किसी एक का भारत का नागरिक होना अब अनिवार्य है। यह संशोधन इसलिए किया गया ताकि जन्म से नागरिकता का जो प्रावधान है उसे थोड़ा और कठोर बनाया जा सके ताकि विदेशी घुसपैठिए भारत के अंदर ना आ सके। आइए अब जानते हैं नागरिकता प्राप्त करने के दूसरे तरीके जो है सिटीजनशिप बाय डिसेंट यानी परंपरागत के आधार पर नागरिकता। क्या कहता है सिटीजनशिप बाय डिसेंट? तो सिटीजनशिप बाय डिसेंट यानी परंपरागत के आधार पर नागरिकता सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात कहता है कि संविधान प्रारंभ की तिथि से यानी 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत से बाहर, यह बात करता है भारत से बाहर जन्मे किसी भी व्यक्ति की, भारत 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत से बाहर जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता ले सकता है। अब सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात कहता है हमारा वंश परंपरागत के आधार पर नागरिकता। अब इसको पढ़कर या इसको जानकर आपके मन में एक प्रश्न फिर से उठ रहा होगा कि ऐसे तो 1950 के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद या उस तिथि को भारत से बाहर अनेकों लोग भारत से बाहर कई लोगों का जन्म हुआ होगा, तो इस प्रकार तो कोई भी आकर भारत की नागरिकता ले सकता है। तो इसी संदर्भ में इसी की रोकथाम के लिए, इसी चीज़ की रोकथाम के लिए हमारी तत्कालीन भारत सरकार द्वारा सन 1992 में भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत फिर से एक संशोधन किया गया जो कि इस अधिनियम में दूसरा संशोधन था। इस संशोधन के बाद सिटीजनशिप बाय डिसेंट यानी वंश परंपरागत के आधार पर नागरिकता के प्रावधान का प्रारूप कुछ इस प्रकार था
कि 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत से बाहर जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता ले सकता है, किंतु उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से किसी भी एक का भारत का नागरिक होना अब अनिवार्य है। 1986 का पहला संविधान संशोधन तथा 1992 में किया गया दूसरा संविधान संशोधन आपस में मिलता जुलता तो है, लेकिन 1986 वाला संशोधन बात करता है सिटीजनशिप बाय बर्थ यानी जन्म से नागरिकता के बारे में, और 1992 वाला संशोधन यानी दूसरा संशोधन बात करता है सिटीजनशिप बाय डिसेंट यानी वंश परंपरागत के आधार पर नागरिकता के बारे में। आइए जानते हैं अपना तीसरा तरीका जिससे कि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता ले सकता है, जो कि बात करता है सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण से नागरिकता के बारे में। तो भारत में पंजीकरण से नागरिकता केवल और केवल 4 प्रकार के व्यक्तियों को दी जा सकती है, जो कि इस प्रकार हैं। पहला, कोई ऐसी विदेशी स्त्री जो कि भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली है या कर चुकी है। दूसरा, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जन्मा तो भारत में है किंतु वर्तमान में वह भारत की सीमा से बाहर किसी भी देश में यानी विदेश में रह रहा है। तीसरा, भारतीय नागरिक के अवयस्क बच्चे, अवयस्क यानी माइनर चाइल्ड यानी ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र अभी 18 साल से कम है। और चौथा, वह व्यक्ति पंजीकरण द्वारा भारत में नागरिकता ले सकता है जो कि पिछले 5 साल से निरंतर भारत में रह रहा है, जो कि पिछले 5 साल से भारत में निरंतर निवास कर रहा है। इतनी सी बात कहता है सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण से नागरिकता। अब आते हैं नागरिकता लेने के अपने चौथे तरीके, जो कि है सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन यानी देशीयकरण से नागरिकता। सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन यानी देशीयकरण से नागरिकता यह बात करता है उन लोगों को नागरिकता देने की जो कि भारत की सीमा से बाहर रहते हैं, यानी कि जो विदेशी लोग हैं वह किस प्रकार भारत की नागरिकता ले सकते हैं। तो इस संदर्भ में भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 कहता है कि जो भी विदेशी व्यक्ति है उस व्यक्ति को कुल 3 प्रकार की पात्रता सिद्ध करनी होगी, उसके पश्चात ही वह भारत की नागरिकता ले सकता है। इसमें पहला है, कोई विदेशी व्यक्ति जो भारत की नागरिकता लेने का इच्छुक है उसे पहले अपने उस देश की नागरिकता का परित्याग करके, जिस देश में वह वर्तमान में रह रहा है उस देश की नागरिकता का परित्याग करके इसकी सूचना अपने देश के भारतीय दूतावास को देनी होगी। दूसरा, जब वह भारत में नागरिकता के लिए आवेदन करता है तो उस आवेदन की तिथि वाले दिन से लेकर पिछले 1 वर्ष तक लगातार वह भारत में रह चुका हो तथा साथ ही साथ वह कुल मिलाकर 7 साल तक भारत में रह चुका हो, यानी कि 1 साल तक लगातार आवेदन की तिथि से पिछले 1 साल तक तो वह लगातार रहा हो, लेकिन और 6 साल वह भारत में रहा हो, चाहे 15 दिन चाहे 20 दिन चाहे सारा कुछ मिलाकर 6 साल वह और 1 साल लगातार यानी टोटल 7 साल वह भारत में रह चुका हो। तीसरा और आखिरी, हमारी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं दी गई हैं। उन 22 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा का वह अच्छे से ज्ञान रखता हो। अच्छे से ज्ञान रखने का मतलब उन 22 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा को वह बोल या समझ सकता हो। अब आते हैं अपने नागरिकता लेने के 5वें और आखिरी तरीके पर, जो कि इस प्रकार है, सिटीजनशिप बाय एक्विजिशन ऑफ लैंड यानी भूमि अर्जन के द्वारा नागरिकता। यह प्रावधान बस इतनी सी बात कहता है कि भविष्य में इन फ्यूचर भारत किसी भी क्षेत्र का अधिग्रहण करता है तो उस क्षेत्र पर रहने वाले सभी नागरिक स्वतः भारत के नागरिक कहलाएंगे। एग्जाम्पल, अब इसका एक उदाहरण भी ले लीजिए। वर्तमान में हमारे देश की सरकार द्वारा बात की जाती है पीओके हम ले लेंगे। तो जब वह पीओके ले लेंगे तो उस समय पर पीओके में जितने पीओके यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, भारत का ऐसा हिस्सा जो वर्तमान में पाकिस्तान के पास है, इसलिए हम उसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं। तो जब
पीओके हम ले लेंगे तो पीओके के क्षेत्र के अंदर बसे सभी उन लोगों को स्वतः ही भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। यह तो था कि यदि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता लेने का इच्छुक है तो वह किस प्रकार से भारत की नागरिकता ले सकता है। अब आते हैं एबोलिशन ऑफ सिटीजनशिप, यानी नागरिकता का अंत कब कब हो सकता है। तो नागरिकता का अंत 3 प्रकार से हो सकता है, जो कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत इस प्रकार है। पहला, किसी अन्य देश की नागरिकता लेने पर। दूसरा, नागरिकता का परित्याग करने पर। और तीसरा, सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित किए जाने पर। पहला था किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेने पर। अब मैंने शुरुआत में ही आप लोगों से बताया था कि हमारे भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है, साथ ही साथ वह किसी और देश की नागरिकता ले लेता है, तो स्वतः ही उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत एकल नागरिकता प्रधान देश है। दूसरा, भारत की नागरिकता का परित्याग करने पर, यानी स्वयं से यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि मुझे भारत की नागरिकता नहीं चाहिए या मैं इसका त्याग करना चाहता हूं, तो उस व्यक्ति से नागरिकता ली जा सकती है। तीसरा, सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित किए जाने पर। अब सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित कब किया जा सकता है, उसके भी कुछ सिचुएशन हैं, कारण हैं। पहला, संविधान की अनिष्ठा दिखाने पर। अनिष्ठा यानी संविधान में लिखे गए किसी प्रावधान की अवहेलना करने पर। जैसे कि हमारे संविधान में मूल कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, जिसे हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी कहते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कई प्रकार के कर्तव्य आते हैं। पहला, राष्ट्रगान के प्रति सम्मान। दूसरा, सार्वजनिक इमारतों की रक्षा करना। अब सार्वजनिक इमारत में क्या क्या आता है, जैसे कि अपना लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, यह सभी सार्वजनिक इमारत हैं। इनको किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाना हमारे संविधान की अवहेलना है। या राष्ट्रगान के प्रति राष्ट्रगान का अपमान करना हमारे संविधान की अवहेलना कहलाती है। इसे ही कहते हैं संविधान की अनिष्ठा। अब आते हैं अपने दूसरे कारण पर, जिसके अंतर्गत भारत सरकार हमें नागरिकता से वंचित कर सकती है। तो वह है यदि भारत का किसी दूसरे देश से युद्ध चल रहा हो और उस युद्ध के दौरान यदि कोई व्यक्ति शत्रु देश, यानी जिस देश से हमारा युद्ध चल रहा है, उसकी किसी भी प्रकार से सहायता करता है, तो भी उस व्यक्ति की नागरिकता ली जा सकती है। तीसरा, यदि कोई भारतीय स्त्री किसी विदेशी पुरुष से विवाह कर लेती है। और चौथा, गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करने पर। यह था हमारा भारतीय नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत नागरिकता देने व नागरिकता लेने का प्रावधान। अब आते हैं भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत हुए सभी संशोधन के ऊपर। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के अंतर्गत हुए संशोधन पर मैंने आपसे पहले ही बताया था कि अभी तक इस अधिनियम में कुल 6 बार संशोधन किया जा चुका है। प्रथम संशोधन 1986, दूसरा संशोधन 1992, तीसरा संशोधन सन 2003, चौथा 2005, पाँचवा 2015 तथा छठा 2019। 1986 और 1992 वाला संशोधन मैंने आपको बता दिया है। 1986 वाला संशोधन सिटीजनशिप बाय बर्थ के संदर्भ में था। 1992 वाला संशोधन सिटीजनशिप बाय डिसेंट के संदर्भ में था। अब आते हैं अपना तीसरा संशोधन, जो कि वर्ष 2003 में किया गया था। वर्ष 2003 वाला संशोधन विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों के संदर्भ में था। कौन होते हैं विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोग? तो इसे हमारे संविधान में 3 श्रेणी में बांटा गया है। पहला, NRI नॉन रेजिडेंट इंडियन, यानी अनिवासी भारतीय। दूसरा, PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी भारतीय मूल के निवासी। तीसरा, OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी भारत के सीमा पारीय नागरिक। कौन होते हैं NRI? आइए पहले जानते हैं 2003 के संशोधन के बारे में। तो 2003 का जो संशोधन था वह था PIO यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के संदर्भ में। 2003 का संशोधन श्री लक्ष्मी लाल सिंघवी की सिफारिश पर हमारे देश की सरकार द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में सन 2003 में किया गया। तो आइए जानते हैं 2003 के संशोधन के बारे में। 2003 का संशोधन
PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी भारतीय मूल के निवासी के संदर्भ में था। कौन होते हैं PIO? PIO ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि खुद या उनके पूर्वज पहले भारतीय निवासी थे, किंतु वर्तमान में वह भारत से बाहर किसी और देश की नागरिकता लेकर रह रहे हैं। तो ऐसे लोगों के संदर्भ में 2003 का संशोधन किया गया, जो कि लक्ष्मीलाल सिंघवी की सिफारिश पर किया गया था। 2003 के इस संशोधन के जरिए भारतीय मूल के लोगों को OCI यानी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडियन का दर्जा दिया गया, जो कि दोहरी नागरिकता भी कहा जाता है। अब यह OCI का प्रावधान उन लोगों के लिए था जो कि ऐसे देश में बसे हुए हैं जिन देशों में दोहरी नागरिकता का प्रचलन है। दोहरी नागरिकता के प्रचलन वाले देश में सबसे प्रमुख देश हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, रशिया आदि। तो कुल मिलाकर ऐसे 16 देशों में बसे लोगों को दोहरी नागरिकता यानी OCI ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का दर्जा दिया गया। साथ ही साथ 2003 में सभी भारतीय मूल के लोगों को PIO कार्ड्स यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड जारी किए गए, जिसका महत्व यह था कि सभी भारतीय मूल के निवासी अगले 15 साल तक, कार्ड जारी होने के अगले 15 साल तक बिना किसी पासपोर्ट के भारत आ जा सकते थे। एक बात ध्यान रहे कि भले ही इनको भारत की नागरिकता दी गई हो, किंतु अभी तक इनको भारत में किसी भी प्रकार के संवैधानिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का अधिकार प्राप्त नहीं है, ना ही इन्हें किसी भी प्रकार के संवैधानिक पद ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त है। आते हैं अपने अगले यानी चौथे संविधान संशोधन पर, जो कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में सन 2005 में किया गया। सन 2005 में किया गया संशोधन OCI के संदर्भ में था, यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के संदर्भ में था। कौन होते हैं OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी भारत के सीमा पारीय नागरिक? तो ऐसे सभी लोग जो संविधान प्रारंभ की तिथि पर यानी 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत के नागरिक रहे हों, किंतु वर्तमान में वह किसी और देश में यानी भारत की सीमा से बाहर किसी और देश की नागरिकता लेकर रह रहे हैं। तो ऐसे सभी लोगों को सन 2005 में OCI कार्ड जारी किया गया 2005 के संशोधन के जरिए। इस OCI कार्ड का क्या महत्व था? जिस प्रकार PIO कार्ड धारकों को भारत में 15 साल तक आने जाने की छूट थी बिना पासपोर्ट के, उसी प्रकार सन 2005 में जारी किए गए सभी OCI कार्ड धारकों को यह छूट थी कि वह भारत में बिना पासपोर्ट के आ जा सकते हैं। अब आते हैं अपने अगले संशोधन, जो कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत सन 2015 में किया गया। क्या कहता है सन 2015 का संशोधन? तो इस संशोधन में किया गया सबसे महत्वपूर्ण काम यह था कि सभी PIO और OCI, सभी PIO कार्ड्स तथा OCI कार्ड्स का आपस में विलय कर दिया गया। आपस में विलय करना यानी उन कार्ड्स को आपस में आपस में जोड़ दिया गया यानी मर्ज कर दिया गया। कैसे किया गया? यानी कि जितने भी PIO कार्ड्स 2015 के पहले जारी किए गए थे, उन सभी PIO कार्ड्स को OCI कार्ड्स में परिवर्तित कर दिया गया तथा PIO कार्ड्स का जारी करना खत्म कर दिया गया। अब भारत में कोई भी PIO कार्ड जारी नहीं होता। अब भारत में OCI कार्ड्स का प्रचलन है। सन 2015 के बाद अब भारत में किसी प्रकार का PIO कार्ड नहीं जारी होता। अब भारत में सिर्फ और सिर्फ PIO तथा OCI दोनों प्रकार के लोगों को OCI कार्ड्स ही जारी होते हैं। आइए अब बात करते हैं भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत हुए छठे एवं सबसे नवीनतम और आखिरी संशोधन के बारे में, जो कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के नाम से जाना जाता है। क्या कहता है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019? यह संशोधन 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पारित किया गया तथा 11 दिसंबर 2019 को इसे राज्यसभा में पारित किया गया तथा 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने इस पर अपने हस्ताक्षर करके इसे अधिनियम का रूप दिया।
10 जनवरी 2020 से यह अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू है। इस अधिनियम को भारत के मुस्लिम समुदाय द्वारा मुस्लिम विरोधी कानून भी कहा गया। आइए जानते हैं क्यों। क्या कहता है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम सिर्फ इतनी सी बात कहता है कि 31 दिसंबर 2014 के पूर्व, बाद में नहीं, 31 दिसंबर 2014 के पूर्व जितने भी भारतीय इन 3 देशों से आए होंगे, सिर्फ और सिर्फ 3 देशों के लोगों के संदर्भ में यह कानून था। वह देश कौन से थे? अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार जितने भी लोग 31 दिसंबर 2014 को या उसके पश्चात आए हैं उन्हें अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। इस संशोधन के जरिए इन 3 देशों से आए हुए सिर्फ और सिर्फ 6 समुदाय के लोगों को इस संशोधन में सम्मिलित किया गया, जो कि इस प्रकार हैं: बौद्ध, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन तथा पारसी। एक बार फिर मैं रिपीट करूँगा: हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई तथा पारसी। इस संशोधन में कहीं भी मुस्लिम समुदाय का नाम नहीं था और इसीलिए इस संशोधन को यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को भारत में मुस्लिम समुदाय द्वारा मुस्लिम विरोधी कानून भी बताया गया। मैं आशा करता हूं कि मेरी यह वीडियो देखने के बाद आप किसी परीक्षा में नागरिकता से आए हुए किसी भी प्रकार के सवाल का उत्तर देने में समर्थ होंगे। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि इसी प्रकार वीडियो के माध्यम से एक एक कर मैं संपूर्ण भारतीय संविधान आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।